रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एंड गेम में फीस सबसे ज्यादा थी। एंड गेम में पहले हमें एसगार्ड में आयरन मैन और हेमडाल के बीच लड़ाई दिखने वाली थी। एक बर्गर ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ड्रग एडिक्शन को खत्म करके रख दिया। तो आपका स्वागत है सुपर फैक्ट सैटरडे के पहले एपिसोड में, जहां इस सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आयरन मैन फैक्ट से। हम इस सीरीज में किसी भी सुपर हीरो मूवी, किसी भी सुपर हीरो, किसी भी सुपर विलन की बात कर सकते हैं, पर हमने सोचा है क्यों ना सबके फेवरेट आयरन मैन से शुरुआत की जाए। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आज भले एक बहुत जाने माने और रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, पर एक ऐसा टाइम भी था जब सब कुछ इसका उल्टा था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कई सारे लीगल केसेस और कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए थे और इस वजह से कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। लेकिन जॉन फेवरो ने उनके इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्हें एक ऐसे कैरेक्टर के रोल में कास्ट किया जिसके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। और वो कैरेक्टर था एक प्लेबॉय, जीनियस, बिलियनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि आयरन मैन। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एंड गेम में $75 मिलियन अकेले लिए थे, जो कि मूवी में फीचर हुए सभी एक्टर से कई ज्यादा है। लेकिन 2008 में आने वाली आयरन मैन 1 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सिर्फ $500,000 मिले थे। आयरन मैन की पहली मूवी एक बिल्कुल ही नए मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क था, जिस पर मार्वल का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स दांव पर लगा हुआ था। लेकिन ऑडियंस को इस रिस्क में मिला एंटरटेनमेंट और आयरन मैन 1 एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद आने वाली बाकी 2 आयरन मैन मूवीज भी बहुत सक्सेसफुल रही। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आयरन मैन की ट्रिलॉजी का कंबाइंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $2 बिलियन से भी ज्यादा है। रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका को फेस टू फेस दिखाने का सोचा था और स्क्रिप्ट के अर्ली ड्राफ्ट में ऐसा लिखा भी गया था। जब कैप्टन, विजन, वांडा, नताशा, फैल्कन एवेंजर स्पेस पर जाते हैं तो वहां रोडी की जगह टोनी स्टार्क उनको मिलता है। लेकिन रूसो ब्रदर्स ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो सिविल वॉर के बाद कैप्टन और टोनी की मीटिंग को और भी टेंस रखना चाहते थे, जो हमें एंड गेम में देखने को मिला भी। आयरन मैन के क्रिएटर स्टैन ली ने आयरन मैन की पर्सनैलिटी ली है हावर्ड ह्यूज से, जो कि बहुत रंगीन आदमी थे अपने टाइम के। इन सब के साथ साथ वो एक इन्वेंटर, एक एडवेंचरर और एक मल्टी बिलियनियर भी थे। टोनी स्टार्क का फेमस डायलॉग आई एम आयरन मैन हमने सबसे पहले सुना था पहली आयरन मैन मूवी में। हालांकि आयरन मैन 1 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन ओरिजिनल ड्राफ्ट में एक ड्रीम सीक्वेंस होने वाला था, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सजेशन से इसे मूवी में आयरन मैन की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए रखा गया। आयरन मैन 1 में एक सीन आता है जहां टोनी स्टार्क बर्गर किंग के बर्गर को पकड़े हुए दिखते हैं और मूवीज में इस तरह के ब्रांड एंडोर्समेंट्स नॉर्मल सी बात है, लेकिन बर्गर किंग के इस प्रमोशन के पीछे की कहानी कुछ और ही है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एम्पायर मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में बताया भी था कि बर्गर किंग काफी बड़ा रीजन था उनके ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने का। वो यहाँ ये भी बताते हैं कि वो अपनी कार में बैठे हुए थे जो ड्रग्स से भरी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक बर्गर खाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ और अपनी चॉइसेस को रीथिंक किया और उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन सारे ड्रग्स को ओशन में डंप किया और खुद को रिहैब में डालने का डिसीजन लिया। एमसीयू में पहली बार ब्लैक विडो आयरन मैन 2 में ही दिखी थी, जिसे स्कारलेट जॉहानसन ने प्ले किया था। लेकिन इस मूवी के आने से पहले जब स्कारलेट जॉहानसन की कास्टिंग कंफर्म नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी स्कारलेट जॉहानसन इतनी एक्साइटेड थी इस रोल को प्ले करने के लिए कि उन्होंने कंफर्मेशन के 6 हफ्ते पहले से ही एक रशियन असैसिन की ट्रेनिंग चालू कर दी और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बालों को रेड डाई भी कर लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 838 यूनिवर्स में हमें इल्यूमिनाटी देखने को मिले। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरी है कि यहाँ आयरन मैन सुपीरियर आयरन मैन है और सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक्स में एक एंटी हीरो होता है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो कॉमिक में एक ऐसा ऐप बनाता है जिसकी लोगों को लत लग जाती है, पर जब लोग उस ऐप के बिना नहीं जी पाते तो वो उसे पेड कर देता है। आयरन मैन 1 के जबरदस्त सक्सेस के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने उन वेल विशर्स को बिल्कुल नहीं भूले जिन्होंने उनके बुरे समय में उनका साथ दिया था, और उन्हीं में सबसे मशहूर नाम आता है जस्टिन थियोरेक्स, जिनके साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने काम करने के बाद उन्हें मार्वल स्टूडियोज को रेकमेंड किया और उसके बाद जस्टिन थियोरेक्स आयरन मैन 2 के राइटर बने और एक $500 मिलियन के कलेक्शन करने वाली मूवी लिखी। और जब जॉन फेवरो ने आयरन मैन 3 को डायरेक्ट करने से मना कर दिया तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की हेल्प से शेन ब्लैक को आयरन मैन 3 मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिला, जिनके साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किस किस बैंग बैंग मूवी में भी काम किया था। आयरन मैन 2 में हैमर इंडस्ट्रीज की जो फैक्ट्री दिखाई गई है वो कोई सेट पीस या वीएफएक्स नहीं है, बल्कि एक असली फैक्ट्री है स्पेसएक्स की, जिसको ओन करते हैं इलॉन मस्क। और मूवी के सीन्स में जो एम्प्लॉयज दिखाए गए हैं वो भी असली एम्प्लॉयज हैं जो वहां सच में काम करते हैं। तो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी दिखने के साथ साथ इस मूवी में हम इलॉन मस्क का कैमियो भी देख सकते हैं। एवेंजर्स एंड गेम के राइटर स्टीफन मैकफीली का आइडिया था कि वो टोनी और थॉर को एक टीम में रखकर टाइम में पीछे एसगार्ड भेजे, क्योंकि एसगार्ड में उस टाइम 2 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जहां आयरन मैन अपने इनविजिबल स्टेल्थ सूट के साथ हेमडाल से फाइट करता। लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कोई इमोशनल बीट नहीं थी। एवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में जब टोनी और नेबुला स्पेस में फंसे हुए होते हैं
तब टोनी पेपर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है जहां उसका काफी वेट लॉस दिखाया गया है, पर असली में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कोई वेट लॉस नहीं किया था और टोनी की बॉडी को इस तरह मूवी में दिखाया गया वीएफएक्स की मदद से। तो दोस्तों ये था सुपर फैक्ट सैटरडे का पहला एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं और आपकी इस सीरीज के रिगार्डिंग क्या क्या सजेशन है ये भी हमें कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही साथ हमने रिसेंटली ही मेंबरशिप ऑप्शन इनेबल किया है, तो उसके बारे में जानने के लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप थॉर को अपने सबसे गुस्से वाले मोड में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।